श्री संजय सिंह। श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया। सबसे पहले मैं पहलगाम में जो निर्दोष निहत्थे लोग मारे गए, शहीद हुए, मैं उनको कहूंगा, उनको सर झुका के नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कश्मीर के 16 नागरिक मारे गए, जिसमें एडीसी राजकुमार थापा और 2 जुड़वा बच्चे भी मारे गए। उनको भी सर झुका के नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल असिस्टेंट सुरेंद्र कुमार जी को, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी को, बीएसएफ के कांस्टेबल दीपक जी को, आर्मी के लांस नायक दिनेश कुमार जी को, सुनील कुमार जी को, मुरली नायक जी को, अली शेख जी को और पवन कुमार जी को, जिन्होंने अपनी शहादत देकर ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मान्यवर, कल से लेकर आज तक दोनों सदनों में सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई, अपना मुंह से खुद ही बखान किया गया। हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसरन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया? भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए? कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है? और जब हम सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां पे थे, त्रुचि शिवाजी भी थे, और मान्यवर हमको बताया गया, सरकार के द्वारा बताया गया कि बैसरन घाटी में सिर्फ अमरनाथ यात्रा के 15 दिन पहले ही लोग आते हैं। ये तो पता नहीं किस गलती से होटल वालों के साथ मिलकर बैसरन घाटी को खोल दिया गया। अब इतने सारे अलग अलग दलों के नेताओं को सरकार के जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में गलत जानकारी दे रहे हैं। बाद में जब हमने पता किया तो पता चला कि हमेशा वो बैसरन घाटी खुली रहती है, लेकिन वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे मान्यवर। वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, सहायता मांगते रहे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं गया था शुभम द्विवेदी जी के घर कानपुर में मान्यवर, और उनके पिता ने रो के एक ही मांग कही। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। उनके परिवार के लोगों ने, उनके पिताजी ने रो रो के एक ही बात कही, हमारे बेटे ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। जो लोग इसमें मारे गए हैं, सरकार हमें क्या मदद देती है उससे हमें लेना देना नहीं, कम से कम हमको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये उनकी पीड़ा थी, ये उनकी मांग थी। मैं आपके माध्यम से सरकार तक उनकी भावनाएं पहुंचाना चाहता हूं मान्यवर। मान्यवर, बताया गया कि जब यह घटना हुई उसके बाद देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं
देश के गृह मंत्री ने जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बात कही। उसके बाद प्रधानमंत्री को इसकी सूचना मिलती है। प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम छोड़ के भाग के आते हैं सऊदी अरबिया से। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी निश्चित पहलगाम जाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहलगाम नहीं गए मान्यवर। प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार में चुनाव प्रचार गए। प्रधानमंत्री जी 1 मई को महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, लेकिन जो लोग पहलगाम में मारे गए थे उनकी पीड़ा, उनका हाल, उनका दुख, उनकी तकलीफ जानने के लिए नहीं गए। मान्यवर, यहां कहा गया सेना के शौर्य को, बहादुरी को नमन कीजिए। हम करेंगे, बार बार करेंगे, लेकिन आपने सेना के लिए क्या किया? जया बच्चन जी कह रही क्या हैं यह देश जानना नहीं चाहता? जया बच्चन जी कह रही हैं कि आप गलत बोल रहे हो। कौन कह रहा है? जया बच्चन जी। आपने उतनी दूर से नहीं सुना होगा मान्यवर, आपने सुना नहीं होगा। आप सुन लीजिए मान्यवर, आप सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए मान्यवर। तो फिल्मी सितारे जो आपने कहा ना, वो जिस तरह से आपने कहा कुछ डेरोगेटरी लगा, यही मेरा ऑब्जेक्शन। मान्यवर, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्मी सितारों को आपने संबोधित किया या किसी आप कार्यक्रम में गए, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे क्या थी? सवाल यह है कि पहली प्राथमिकता आपकी क्या थी? पहली प्राथमिकता थी देश में आते, बिहार का चुनाव छोड़ते, पहले आप पहलगाम जाते। पहले आप उस घटनास्थल पे जाते। हमारा सवाल यह है, अभी त्रुचि शिवाजी बहुत दुखी थे, कह रहे थे प्रधानमंत्री कहां हैं, सदन में क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री कहां हैं, प्रधानमंत्री कहां हैं? अरे शिवाजी, वो अवतार है, इंसान नहीं है, वो अवतार है, कृपया भगवान है, अदृश्य। इधर देखें, अदृश्य नहीं, कल तमिलनाडु में ही थे अभी सर ये बड़े परेशान है कि प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है सर वो, तो इसलिए प्रधानमंत्री कभी नहीं आते ऐसे मसलों पे। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, यह सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। आपको इसका महत्व नहीं नजर आता? आपको कह रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं आना चाहते, राजनाथ सिंह की बात सुनने आ जाते। ये लोग भी बकवास करते हैं। हम लोग जब बोले मत सुनो, भेज दो वापस, कम से कम अपने लोगों की तो सुनने आ जाओ। बकवास वो भी सुनने नहीं आते। बकवास बोला सर, बकवास सब नहीं, उन्होंने बोला हट जाएगा दोनों। जैसे आप उनका सुन ले वैसे मैंने उनका सुन लिया, मैंने उनका सुन लिया। तो आपके मंत्री यहां बकवास करते हैं? आपके माननीय मंत्री, सांसद, नेता जो आते हैं यहां बकवास सब मत बोलिएगा, आप चेयर ने मना कर दिया। चलो मान्यवर, ये सेना के सम्मान की बात हो रही है। आपने कितना सेना का सम्मान किया? 3 साल तक भारत के सेना की भर्ती बंद रही मान्यवर, और उन 3 सालों में भर्ती बंद होने के कारण 1,80,000 सेना की तादाद को कम किया गया। उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। बार बार आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपकी आलोचना होनी चाहिए। आपने भारत की सेना में भर्ती होना, वो चाहे उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, चाहे बिहार का, चाहे हरियाणा का, चाहे राजस्थान का, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने का हो, उसके लिए गौरव और सम्मान की बात होती थी। सुबह 4 बजे उठ के
दौड़ लगाता था, मेहनत करता था, उसकी मां दूध पिला के तैयार करती थी अपने बेटे को कि कभी जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राणों की आहुति देके भारत माता की रक्षा करेगा। ये आपने उस जगह पे 4 साल की नौकरी कर दी। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। आपके पास सब कुछ के लिए पैसा है, अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन सेना के जवान को आपने अग्निवीर बना के 4 साल की योजना में उनको जवान बना दिया। उनके लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपके पास सीआरपीएफ के जवान, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपको पेंशन देने और शहीद का दर्जा देने का पैसा नहीं है। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। मान्यवर, सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ, कल से कहा जा रहा है नहीं, हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत का स्टैंड एक ही रहा है, हम पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानते। अगर उस बात के साथ किसी ने धोखा किया है, किसी ने विश्वासघात किया है, तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं, आपने उस भावना के साथ विश्वासघात किया है। मान्यवर, अमेरिका की मध्यस्थता आपने स्वीकार की, और मैं इसलिए चंद लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू उधर उधर की। आप ही का चेहरा आ रहा है सर, थोड़ा निर्देश दे दीजिए, आप ही को दिखाए जा रहे हैं बार बार। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, लेकिन तेरी रहबरी पर सवाल है, आपकी रहबरी पर, आपके नेतृत्व पर सवाल है, और यह सवाल बार बार पूछा जाएगा, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा। 10 मई को भारत, जो 144 करोड़ की आबादी का मुल्क है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस भारत के मामले में सीज फायर का डिक्लेरेशन भारत की धरती से नहीं होता, अमेरिका की धरती से होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्वीट करके जानकारी देता है सीज फायर हो गया दोनों देश में, हो जाएगा। हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, हमारी सेनाएं मैदान में हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है सीज फायर हो गया। क्या लिख रहा है वो अमेरिका का राष्ट्रपति? आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for attention to this matter. फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, 10 मई को इनका ट्वीट आता है, ग्रेट वर्क फ्रॉम प्रेसिडेंट्स टीम, स्पेशली Secretary Rubio, and my gratitude to the leaders of India and Pakistan for their hard work and willingness to engage in this ceasefire. अब जो सेक्रेटरी रोबियो का, यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी रोबियो का जो ट्वीट है, वो अगर मैं इस सदन में पढ़ दूंगा तो सरकार को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि इस पे जवाब दीजिए, जब जवाब दीजिएगा, और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये 10 मई का ट्वीट है। मैं चाहूंगा सत्ता पक्ष विपक्ष पूरा सदन इसको सुने। ओवर द पास्ट 48 आवर्स, वाइस प्रेसिडेंट वैंस and I have engaged with the senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit Doval and Asim Malik. I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. We commend Prime Ministers Modi and Sharif on their wisdom, prudence and statesmanship
in choosing the path of peace. कृपया सर, इनको प्रमाणित करके, ये प्रमाणित कर दूंगा सर, प्रमाणित दे दूंगा। करें, इसको और ये प्रमाणित करें। करके दें। सर मुझे बोलने, उसके मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। अरे सर ऐसे आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलता बीच में जी। आप प्रमाणित करके दे, उसके बाद इसको रिकॉर्ड में ले। हाँ, सर इसको हटा क्यों रहे हैं आप? नहीं हटा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैं ये कह रहा हूँ कि करेंगे ये तो ये प्रोसीडिंग में जाएगा। मैं इसको दे रहा हूँ सर, आपको दे दूंगा। हाँ दीजिए, दे दूंगा। सर मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये सेक्रेटरी, यूनाइटेड स्टेट का सेक्रेटरी जो है रूबियो, वो कह रहा है 10 मई को कि पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से, वहां के एडवाइजर आसिम मलिक से हम लोग बातचीत कर रहे थे। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। एक मिनट, आप शरीफ से बात कर रहे थे। क्या आप पॉइंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर से है? बात कर रहे थे। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ, हाँ बाबू, एक आई एम नॉट इन माननीय सभापति महोदय, निवेदन है। रूल सर, रूल आपके माध्यम से माननीय संजय सिंह जी को सर, मैं नॉट निवेदन एंडिंग, कर सर। रहा हूं। एक बार वो ट्वीट को जिसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे वो थे, करी मैंने उनको, वो वापस पढ़ें और पढ़ करके हिंदी में, या तो मैं तो गांव का आदमी हूं, अंग्रेजी समझता नहीं, समझा दें कि इसमें कहां इंटरप्रिटेशन है कि भारत सरकार बात कर रही थी उससे। फिर से पढ़ देता हूं। अपनी कन्वीनियंस मैं में फिर से इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं साहब? फिर से पढ़ देता हूं सर। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। भाई मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ये 10 मई का ट्वीट है। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करते हुए फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए, नियमों में ओवर द पास्ट 48 संजय आवर्स, सिंह जी सुनिए, नियमों में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि हम किसी भी विदेशी राष्ट्रपति का, विदेश मंत्री का, किसी मंत्री का हम उल्लेख नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन यहां किसका उल्लेख नहीं हुआ सर? लेकिन मैंने आपको, एक मिनट से, आप चेयरमैन की रूलिंग है, सब सारी चीजों पे हम बोल सकते हैं मेरी सर। बात तो सुनिए, और हम क्रिटिसाइज तो कर नहीं मेरी रहे। बात सुनिए प्लीज। हम एक जानकारी दे रहे हैं सदन को। मैंने आपको कह दिया कि आप ऑथेंटिकेट करके इसको दे दीजिए। नहीं, वो हिंदी में चाह रहे हैं सर। चलिए, वो हिंदी में चाह रहे हैं और मैं पढ़ दे रहा हूं सर इसको। आप अंग्रेजी में दे दो। हाँ, नहीं हिंदी में ही चाह रहा हूं, हिंदी में। ओवर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति वैंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। तो इसमें प्रधानमंत्री मैं और सुन तो, अरे सुनिए तो भाई, नाम सुनिए सर, नाम सुनिए। ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोभाल एंड आसिम मलिक। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आपकी सरकार आसिम मलिक से कैसे बात कर रही थी? जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आप उनसे बात करते हैं? और वाइस प्रेसिडेंट बेंच ने की है, और फिर तो मोदी जी ने बात की, डिस्टर्ब या करेंगे, डोभाल ठीक साहब बात ने नहीं। बात की। ये सर, तो ये ठीक बात नहीं है। जबरदस्ती सर, झूठा ऐसे डिस्टर्ब दोषारोपण करेंगे, करना ठीक नहीं है चाहते हैं सर। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। सर ये झूठा शब्द बोल रहे हैं। इनको झूठा आप नहीं शब्द रोक तो रहे। नहीं आएगा। इनको आप नहीं आगे रोक बढ़िए, रहे। आगे हाँ, बढ़िए। सर इसके बारे में मैंने व्यवस्था दे चुका। सर मान्यवर, 10 मई को, मदन जी कृपया बैठ जाए। 10 मई को ये सीज फायर की डिक्लेरेशन होती है।
5 जून को कृपया अरे बैठ सुन जाए। लीजिए यार सर, मैंने जजमेंट इसमें दे दिया व्यवस्था, कृपया बैठ जाए। 5 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटी टेररिस्ट कमेटी जो है उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। हम जानते हैं इसमें अमेरिका की ही चलती है, अमेरिका के कहने पे बनाया। पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? वो बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी मान्यवर, वो भी तो कह रही थी आतंकवादियों के सामने कि मत मारो मेरे पति को, मत मारो, लेकिन मारा उन्होंने। आप कह रहे पाकिस्तान का डीजीएमओ बात कर गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कह दिया कि अब हम आगे कोई घटना नहीं करेंगे। आप मान गए उनकी बात? जिन्होंने संसद पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने मुंबई के ताज पे हमला किया, जिन्होंने अक्षरधाम पे हमला किया, जिन्होंने पहलगाम किया, जिन्होंने उड़ी किया, आप उनकी बात मान गए? पुलवामा किया, और पुलवामा मान्यवर आप सेना के सम्मान की बात करते हैं मान्यवर। 19 जून को अमेरिका ट्रंप के लिए प्रचार करने मैं नहीं गया था मान्यवर, ट्रंप के लिए प्रचार करने महामानव गए थे, मैं नहीं गया था। अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने नारा दिया था मान्यवर। और ये 19 जून को क्या किया? उस ट्रंप ने 19 जून को क्या किया? 19 जून को उसने आसिम मुनीर को बुलाया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसको बुलाया सेना का, और उसको बुला के बंद कमरे में लंच कराया। लंच कराने के बाद नहारी खिलाया, हो सकता है नहारी खिलाया हो। और लंच कराने के बाद जब दोनों लोग निकले तो उस लंच में पता चला कि वो आसिम मलिक भी था, आईएसआई का प्रमुख जो था सर, वो भी था बातचीत में। जो इंडिया के अंदर जो आईएसआई आतंकवाद की घटनाएं देता है, जब को अंजाम देता है, वो भी था। तो जब उससे पूछा गया ट्रंप से व्हाट ही वांटेड टू अचीव फ्रॉम मीटिंग मिस्टर मुनीर, द यूएस प्रेसिडेंट सेड, वेल आई स्टॉप द वॉर, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। ये ट्रंप बोल रहा है। मोदी का दोस्त सर बार बार आप ही आ जा रहे हैं, मना कर दीजिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बार बार आप ही आ रहे हैं। आई लव पाकिस्तान, ऐसे स्ट्रेटेजिक खेल मत खेलिए सर। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप। वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है, और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। आप कह रहे हैं 14 फरवरी को जाके, 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी गए थे, मागा प्लस मीगा बिकम्स मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। आप कह रहे हैं मोदी जी 14 फरवरी को गए थे। 14 फरवरी 2025 को जब आप गए थे तो 7 फरवरी को वही अमेरिका हमारे भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमृतसर में उतारा था सर। आप यहां उतरे और आपने आपत्ति नहीं की। आप कह रहे हैं मेगा मीगा मागा, वहां कर रहे हैं मेगा मीगा मागा, मेगा मीगा मागा, और वो अमेरिका आपके साथ ऐसे विश्वासघात कर रहा है। अभी उसके बाद ये तो आई लव पाकिस्तान बोला, फिर उसके बाद डिप्टी पीएम पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री गया 25 जुलाई को, उसने यूएस सेक्रेटरी से मुलाकात की, रूबियो से, मार्को रूबियो से, और उसके बाद ये लास्ट की लाइन खाली पढ़ रहा हूं, आई ऑल्सो थैंक्ड हिम फॉर पाकिस्तान पार्टनरशिप इन काउंटरिंग टेररिज्म
and preserving regional stability। ये धन्यवाद कर रहा है अमेरिका का मार्को रूबियो सेक्रेटरी कह रहा है कि पाकिस्तान को हम धन्यवाद देते हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, खुलूस मतलब होता है मोहब्बत। प्रधानमंत्री जी के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री तो फिदा है उनके ऊपर, ट्रंप के ऊपर। तो प्रधानमंत्री की ओर से ट्रंप के लिए लाइन है कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। ये फरेब पे फरेब, फरेब पे फरेब, धोखे पे धोखा, ये लगातार हो रहा है। मान्यवर, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी सरकार ने कहा हम अपने वीर जवानों के लिए ताली बजाएं, हमने ताली बजाया। हम उनका नमन करें, हमने नमन किया। आपने क्या किया? भारत के सेना की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आपका बीजेपी सरकार का मध्य प्रदेश का मंत्री कहता है वो आतंकवादियों की बहन है। और यही नहीं मान्यवर, बात यहां तक नहीं रुकती। कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा आतंकवादी की बहन है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी, उनकी बेटी के लिए सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा आपत्तिजनक बातें लिखी गई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और विदेश सचिव को अपना ट्विटर का अकाउंट लॉक करना पड़ा। अब अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते, अब अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते। और इतना ही नहीं मान्यवर, जो हिमांशु नरवाल जी की विधवा थी, बेवा पत्नी, उसने सिर्फ इतना कहा कि आतंकवाद को आतंकवाद के तरीके से निपटिए, लेकिन देश में अमन और शांति रखिए, कोई आपस में इसको लेकर सांप्रदायिक दंगे फसाद लड़ाई झगड़े ना हो। इसमें कौन सी गलत बात कह दी? आप तो खाली ताक में रहते हैं हर मौके का फायदा उठाने के लिए। पहलगाम की घटना हुई मान्यवर, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बीजेपी के, मना कर देंगे। उन्होंने क्या पहला ट्वीट क्या आया? धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछा जाति नहीं। और जो कथावाचक मारे जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां तो जाति पूछ के मार रहे हैं, जाति पूछ के मार रहे हैं, मंदिरों में घुसने नहीं दे रहे हैं, जाति पूछ के मार रहे हैं। ये भी तो हो रहा है इस देश के अंदर। इसलिए आप विषय पर बोलिए। माननीय सदस्य, बोल रहा हूं सर, नहीं विषय नहीं, ये सर, विषय नहीं है ना, ये विषय है सर, ये विषय नहीं है। हाँ, आप विषय पर बोलिए सर, विषय यही है। नरवाल और आप एक बात मैं कह सकता हूं सर, विदेश सचिव का नाम नहीं लिखे, मंत्रालय का नाम लिखे। ये काहे के लिए? ये है सर, हम ऑफिसर्स, अच्छा चलिए ठीक, जो आपको ठीक लगे सर, जैसे आपने ऑफिसर्स का नाम नहीं ले सकते। नो, चलिए सर, नो सर, वैसे मैं एक बात कह सकता हूं और सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए सर। मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। आप गोदी मीडिया से अपनी चाटुकारिता दिन रात करवाना चाहते हैं, करवाइए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, वो लोग करेंगे ही। लेकिन जब युद्ध का समय है, लड़ाई का वक्त है, इतने गंभीर समय में है, ऐसे समय में आप ऐसे समय में झूठी खबरें वहां पे चलवा रहे हैं, झूठी खबरें चलवा रहे हैं। लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, यहां कराची में कब्जा हो गया, रावलपिंडी में कब्जा हो गया। अरे भाई, ऐसे वक्त में हमारी सेनाएं लड़ रही होती हैं, उनको सही जानकारी सारी चीजों की होती है, परिस्थितियों का। आप उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। कौन कहां लड़ रहा है, किस पोजीशन पे है, आप दुनिया भर की जो भी मन हो रहा खबरें चलाए जा रहे हैं मीडिया पे, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात, यहां पे चाइना की भी बात हुई। चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, पूरी तरीके से मिसाइल दिया, लड़ाई में हर तरीके से उनका साथ दिया, हर तरीके से पाकिस्तान का साथ देने का काम चीन ने किया।
हर तरीके से पाकिस्तान का साथ देने का काम अमेरिका ने किया। और आप क्या कर रहे हैं चीन के साथ? मैंने कल देखा, मैंने सोचा मान्यवर कि चलिए इसी को देखते हैं। गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद हमने चीन से अपने कैसे रिश्ते किए, आपने क्या किया, यह पूरे देश को जानना चाहिए और खास तौर से आपके समर्थकों को। 2020 के घटना के बाद गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद आपने 4,83,033 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया। 2021-22 में आपने 7,10,148 करोड़ रुपए का व्यापार चीन से किया, आयात चीन से किया। 2022-23 में 8,03,533 करोड़ का आयात चीन से किया। 2023-24 में 8,38,442 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया। 2024-25 में 9,41,718 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया। आप चीन को लाखों करोड़, 37 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में आपने 37 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन से भारत में आयात किया। आप चीन को रुपया पे रुपया लाखों करोड़ कमा रहे हैं। माननीय सदस्य, आप हर एक चीज में रोकेंगे सर। इसमें मैं तो ये आंकड़ा बिल्कुल ये रिलेवेंट नहीं है। आप ये रिलेवेंट है, मैं बता रहा हूं सर मैं बता रहा हूं सर, इसको लीजिए आप सर। ये एम्बेसी ऑफ इंडिया बीजिंग, ये एम्बेसी ऑफ इंडिया भारत की एम्बेसी का ये डाटा है और वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। ये वहां से मिला डाटा। ये 37 लाख करोड़ रुपए का आपने उनको व्यापार दिया, उनसे वहां से सामान आयात कर रहे हैं। आप चीन को लाखों करोड़ रुपए का व्यापार दे रहे हैं और चीन पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है। यह आपका समझौता है, यह आपका समझौता है। आप उस चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं और ये हमारे साथ चीन कर रहा है, ये हमारे साथ चीन कर रहा है। ये इस देश को जानना जरूरी है। पाकिस्तान को कर्जा मिलता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और ये कर्जा मिलता है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उनका सैंक्शन हो चुका है, मिल जाएगा। और काफी विरोध भी किया सरकार ने, लेकिन माने नहीं, वो लोग माने नहीं। लड़ाई के समय में उनका कर्जा सैंक्शन हो रहा है और वो पैसा कहां लगेगा? आतंकवाद को बढ़ावा देने में, आतंकवाद को फैलाने में। और अंत में बस मैं सिर्फ एक रिपोर्ट पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। हिंदुस्तान में आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है, सोर्स पहले ही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2802 लोकसभा, दिनांक 18 मार्च 2025। भारत की सरकार का जवाब है, मेरा जवाब नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया गृह मंत्रालय से कि हिंदुस्तान में कितने ड्रग्स पिछले 5 साल में पकड़े गए। इसका क्या संबंध है इस चर्चा से? सर अब आप इसको भी नहीं मानेंगे, सर अब आप इसको भी नहीं मानेंगे। इस चर्चा से मतलब ये जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है इसको भी आप मानेंगे नहीं? डॉक्यूमेंट का नहीं है, जिस विषय पर तो मुझे आप कंटिन्यू कर चर्चा, मैं समझा रहा हूं सर। संबंध नहीं है सर। ये ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में लग रहा है, ये ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है। ये तो सुन लीजिए, सरकार कह रही है सर, मैं नहीं कह रहा हूं। पूरी बात ही आप नहीं सुनते सर। सर पूछा गया पिछले 5 साल में कहां कहां कितना मिला, तो बताया कि एक अडानी का पोर्ट है मुंड्रा में, वहां 260 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। फिर बताया अडानी का पोर्ट, ये तारीख है 26 मई 2022। फिर एक अडानी के पोर्ट पे ही 11/7/2 बता रहा हूं संबंध भैया। अगर नहीं संबंध बताऊंगा तो मुझे मेरी राज्यसभा से सदस्यता खत्म कर देना, मैं कह रहा हूं। आप इधर ही करो जी, उधर किस लिए कर रहे हो? हाँ, तो ऐसे टिक्का टिप्पणी ना करें। अडानी पोर्ट पर हीरोइन पकड़ी गई 150 करोड़ रुपए। तो अडानी ने पकड़ा ही ना। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन ले। काहे अडानी का नाम सुन के काहे ऐसे विचलित हो जाते हैं सब लोग? अडानी का नाम सुन के क्यों ऐसे विचलित हो जाते हैं अडानी का नाम सुन के सर? और ये जो पकड़ा गया
तो जिसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, इसका भारत की सरकार ने अपोज किया, करना भी चाहिए। एनआईए ने किया, संजय सिंह ने नहीं किया, एनआईए ने, करना चाहिए, किया इन्होंने। और जब विरोध किया तो एएसजी महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अडानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है जो आतंकवाद में लगती है। यह है सर, यह सारा पेपर मैं आपको दे रहा हूं। इस देश के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हजारों करोड़ का ड्रग्स आएगा और इसी देश में आतंकवाद फैलाया जाएगा, अडानी के पोर्ट पर पकड़ा जाएगा। अडानी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री का सबसे करीबी व्यक्ति है। यह सवाल देश पूछना चाहता है, आप क्या करा रहे हैं देश के अंदर? इन ड्रग्स वाले मामले में जो पकड़े गए हैं, इस पर क्या कार्रवाई हुई है, जानना चाहता है देश। समाप्त हुआ माननीय सदस्य। मान्यवर, अभी बहुत समय है सर, 35 मिनट समय है। 35 मान्यवर, 35 मिनट समय। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करता कौन है? इतनी हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हमेशा विपक्ष को ब्लेम करते हैं, विपक्ष को देशद्रोही कहते हैं, विपक्ष को गद्दार कहते हैं। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक देश आपके समर्थन में नहीं आता, एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा नहीं होता, लेकिन जब आपको जरूरत होती है आप कहते हैं विपक्ष के लोगों पूरी दुनिया में जाओ और भारत के पक्ष में बोल के आओ। गए विपक्ष के लोग, हमारी भी पार्टी के 2 सांसद गए और हम सरकार का पक्ष दुनिया में रख कर आए। जब भी देश पे संकट होगा हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन लोगों को बांटने का काम, अपमानित करने का काम और रोज रोज इस तरीके से गद्दार कहने का काम बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।